नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं अनुराग ओझा जी, सोशल एक्टिविस्ट। आप लगातार इनको देखते रहते हैं और हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। और इन पर एक आरोप है कि ये मोदी कहीं ना कहीं मोदी जी के अगेंस्ट अपनी बात ज्यादा रखते हैं। मोदी विरोधी के नाम से इनको लोग ज्यादा जानते हैं। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं भैया, जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया हो, डंका जिसका बज रहा हो पूरे देश और दुनिया में, राष्ट्रपति उनके चरण में होते हो दूसरे देश के, आप मोदी जी के क्यों अगेंस्ट चल रहे हैं? बताइए। आप क्या हवाई जहाज देख रहे हैं ना, ये हाँ। हवाई जहाज पहले एयर इंडिया का था, अभी अडानी का बन गया है, मुझको इसलिए दिक्कत है। और मोदी भक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। भारत की तकदीर को साहब अब ऐसे गढ़ा जा रहा है अंधभक्तों के द्वारा कि देश में सब कुछ चंगा है। देश में साहब इतनी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मोदी भक्त कहते हैं चंगा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन मोदी भक्त कह रहे हैं चंगा है। देश में किसान मारा जा रहा है, फिर भी मोदी भक्त कहते हैं चंगा है। देश में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, फिर भी मोदी जी के भक्त कहते हैं सब कुछ चंगा है। देश में इतनी नफरत हो गई है, फिर भी मोदी भक्त कहते हैं सब कुछ चंगा है। उनका आपको कच्चा अगर प्राइवेट देखेंगे ना साहब, उनका हाँ। कच्चा भी अगर देखेंगे तो वो भी फटा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि सब कुछ चंगा है। बाप दादा 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन बेटा कहता है सब कुछ चंगा है। उसी के शिक्षा पर 18% की जीएसटी लगी है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है देश में सब कुछ चंगा है। तो आपको तकलीफ है इनसे? बिल्कुल तो आपको प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल। एक चीज बताइए कि जब मोदी जी इसलिए प्राइवेट कर रहे हैं कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, नहीं, इसलिए ना रहेगी सरकारी संपत्ति, इसलिए ना रहेगी सरकारी नौकरी। नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि लोग काम नहीं करते, सरकारी अफसर लोग। तो इसलिए बिल्कुल एक चीज बताइए कि जब हाँ। सरकारी मिनिस्टर नहीं रहेगा, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, तो इस देश में सरकारी प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री बिल्कुल प्राइवेट प्रधानमंत्री। ये कौन सा तथ्य है? अच्छा एक चीज बताइए हाँ। कि सरकारी संपत्ति को बेच दीजिएगा, बेचना कहाँ है, वो तो प्राइवेट कर दीजिएगा, हाँ। तो देश के प्रधानमंत्री को भी प्राइवेट चाहिए। देश का प्रधानमंत्री भी प्राइवेट चाहिए भाई, ताकि वो भी काम करे। अब सरकारी है तभी तो ये घूम रहा है 24 घंटा। अगर ये 18 घंटे प्रधानमंत्री काम देखिए, करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी ना करते हुए मैं आपको एक चुटकुल्ला सुनाता हूं कि जो शेर होता है ना, हाँ। वो 18 घंटा काम करता है, गधा 18 घंटा काम करता है। शेर तो आराम से फरमाता है भैया, आराम से सोता है, वो 18 घंटा कभी काम नहीं करता है। और जो गधा होता है उससे 18 घंटा काम करवाइए या 36 घंटा काम करवाइए, वो काम करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। यह होता है गधे और शेर में फर्क। तो आप किसकी तुलना किससे? मैंने किसी की तुलना किसी से नहीं की, मैंने एक चुटकुल्ला सुनाया है। 18 घंटा अनुराग ओझा काम नहीं करता है। आप पेशे से एक पत्रकार हैं, 18 घंटा काम नहीं करते हैं। श्रमिक भी 18 घंटा काम नहीं करता है। मजदूर 18 घंटा काम नहीं करता है। किसान 18 घंटा काम नहीं करता है। जो रोजगार कर रहा है युवा, वो भी 18 घंटा काम नहीं करता। संविधान में भी 18 घंटे की कोई जगह नहीं है। यानी अगर आप बताते हैं प्रधानमंत्री जी 18 घंटा काम करते हैं तो उनका शोषण हो रहा है। आपको लगता है कि मोदी जी को इंडिया अलायंस हरा पाएगा? बिल्कुल। मोदी जी 400 पार आ रहे हैं। अरे भैया एक चीज बताइए, इनका हाँ। चंडीगढ़ में तो आ गया था, अब ईवीएम रहा तो 400 क्या 4000 ये पार चले जाएंगे। 4000 कहाँ से चले जाएंगे? 4000 सीट ही नहीं है। ईवीएम अगर रहेगा हाँ। तो मोदी जी जितना बोल देंगे ना, हाँ। तुरंत पार। जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, ईवीएम उसको समझता है, और जो ईवीएम की मंशा है उसे मोदी जी समझते हैं। और मोदी जी की जो मंशा है वो पत्रकार समझता है। पत्रकार की जो मंशा है अंधभक्त समझता है, और अंधभक्त की जो मंशा है वो देश को समझाने की कोशिश करता है। तो आपको लग रहा है कि ईवीएम के बदौलत ये सब भाजपा का इतना सब कुछ 400 पार का नारा बुलंद हो रहा है? बिल्कुल। ईवीएम हटा दीजिए, अगर मोदी जी का वाकई में चेहरा लोकप्रिय है, पत्रकार तो 24 घंटा चरण चमुखों में मोदी नामा पढ़ने में तात्पर्य है। अगर मोदी जी के चेहरे पर वोट मिलता है तो भैया बैलेट पेपर से भी वोट पड़ेगा, हाईकड़ी निकल जाएगी साहब। ये जो आपको लगता है कि अगर जो 400 का ही नारा दे रहे हैं ना, हाँ। 40 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। ये मेरा खुला चैलेंज है प्रधानमंत्री, ये आप बहुत बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ। अगर हिम्मत है हाँ। तो ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए। अगर 400 आपका पार हो जाता है तो मैं बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए अनुराग ओझा सबसे पहले आगे खड़ा हूंगा। अगर आप बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव करके 40 सीट जीते, आप भाजपा ज्वाइन करेंगे? अगर हाँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाती है, 400 पार हो जाती है, तो अनुराग ओझा बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। ये दावा है? दावा नहीं, बिल्कुल गारंटी है। और जितने मेरे समर्थक मोदी जी के लोकप्रियता पे वोट पर काम किया है उन्होंने, समर्थक हैं, जितने मेरे समर्थक हैं, हाँ। वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। करवाइए, है हिम्मत, बोलेंगे आप।
मोदी जी के लोकप्रियता पे वोट पड़ रहा है, मैं काम क्या किया कह है रहा हूं? उन्होंने। कौन देश सा में काम? क्या था 14 से पहले? 14 से पहले क्या नहीं था अनाज मिलता था 80 करोड़ लोगों को। भैया? अन्नोदय योजना बहुत दिन पहले से चल रही थी। आप बताइए कि रोजगार किसान सम्मान निधि के तो पहले यूरिया सस्ती थी, आज यूरिया कहाँ पहुंच गई है? डाई पोटाश, आप देख लीजिए महिलाओं का अपराध मामला तब 6,000 आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं। आप 6,000 में क्या, हमको 6,000 की नौकरी दीजिए साहब, किसानों को सम्मान कंधों निधि पे दे हमारे रहे हैं। कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए। हाँ। बेरोजगार बनी साहब, रोजगार दीजिए। लेकिन ये जो सरकार है ना, हाँ। ये कहते हैं रोजगार नहीं मिलेगा। कहाँ उत्तर प्रदेश में 34 लाख का नौकरी का अवसर पैदा हो रहा है। आप बताइए, अवसर तो पैदा होता है, फॉर्म भरिए, क्योंकि हाँ। नौकरी आ रही है, वो इलेक्शन आ रहा है। इनको इलेक्शन आते ही पे 400 रुपए का कर देंगे कि एक फॉर्म की कीमत 400 रुपए है, 2 अरब से ज्यादा पैसा आएगा, जेब में रख के चुनाव लड़ेंगे। भैया ये ऐसा नहीं, ऐसा चुनाव लड़ा जाता है और पेपर लीक हो जाता है। बताइए, योगी जी ने कह दिया सब भैया सुनिए, सुनिए, हमारे उत्तर प्रदेश में इतना तो प्रेमी और प्रेमिका का लव लेटर नहीं लीक हुआ है जितना बाबा की सरकार में पेपर लीक हो रहा है। इतना तो मजनू भी नहीं पिटा था लैला की प्यार में जितना आज बेरोजगार युवा पिट रहा है साहब की सरकार में। कहाँ आप लोग मोदी जी के आने से ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं, कर मैं रहे हैं। सुरक्षित भाई, देखिए मेरी छाती 56। अच्छा, आपका नाम अनुराग ओझा है, आप ब्राह्मण हैं। बिल्कुल मैं ब्राह्मण हूँ, तो आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। गर्व से 2014 से पहले बोल सकते थे। एक चीज, मोदी जी के आने के बाद आप लोग बोल, हमारा जन्म 2003 में हुआ है, ठीक, और हम 2003 से ही बोलना शुरू कर दिए हैं। 2003 में? हाँ, 3 में हमारा 2014 से पहले आप बोल सकते थे। अरे भाई, मैं हमेशा बोलता था मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण था, ब्राह्मण ही रहूंगा, और हमारे पुरखे भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही रहेंगे। तो देखा है, लोग कह रहे हैं कि इधर उधर की बात न कर। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता तेरा काफिला क्यों लूटा? इधर उधर की बात करने ब्राह्मण कहते थे, नहीं कहते थे, ये कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि महंगाई, लोग 2014 के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ लोग कहते हैं कि देसी आजाद हुआ है। आप बताइए, 2014 से पहले आप जैसे पत्रकार मनमोहन जी के मुंह में ठूस देते थे, बताइए मनमोहन जी की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? तो ये तो कुछ भी ताल में। आप बताइए कि हमने वोट मारा साइकिल पे, चला गया कमल पे, हमने वोट मारा पंजे पे, चला गया कमल पे, हमने वोट किसी को जहाँ जीतते हैं वहां क्यों नहीं? आप ये थ्योरी देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं कि जीत हार जनता तय करती है, लेकिन ईवीएम कहाँ जिताता है किसको? ई भाजपा तय करती है। भाजपा उस जगह पे ईवीएम को बिल्कुल खत्म कर देती है, बिल्कुल इतना हैकिंग कर देती है जहां पे जानती है कि हमारा कोई जमीन नहीं, और जहां पे उसको लगता है ना कि हम हो सकता है कि जीत जाएं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है। ईवीएम अगर हैक नहीं होता है तो आप बताइए कि पटियाला हाउस में वकील लोग कह रहे थे 50 ईवीएम हमको दे दीजिए, मोदी जी ने कहे नहीं दिया, डिटेन कर रहा था उनका, पुलिस उनको गिरफ्तार कर रहा था। कहीं ना कहीं कमी है, और वोटिंग ईवीएम मशीन को 24 में बैन होना चाहिए, और जैसे मैंने बताया कि 40 सीट भी नहीं। अच्छा, बैन नहीं होता तो फिर क्या? मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा, वोट नहीं डालेंगे, मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा। नहीं पड़ेगा मोदी जी को। एक वोट सरकार गिरी थी अटल बिहारी की, सुनिए पहले, अगर ईवीएम से वोट पड़ता है तो मेरे जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे भी अपील करता हूं कि वोट डालने मत जाइएगा, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। और देश बर्बाद, आप देश के पर्व को लोगों को मनाने से आप मना कर रहे हैं। एक चीज बताइए, देश का पर्व है ये। नहीं, देश का पर्व है, लेकिन देशवासियों के सामने जो पर्व में एक होता नहीं है, जैसे होली आती है, हम कहते हैं रंग लगाएंगे, गुजिया खाएंगे, मिठाई बांटेंगे, ये करेंगे, उसी की तरह हम आपको इलेक्शन का एक फार्मूला बताते हैं। जी। जब इलेक्शन आता है तो मोदी जी कहते हैं आपको पक्का मकान देंगे। मोदी जी ने इस देश में इतना मकान दे दिया, लेकिन नेहरू जी चाबी लेकर भाग गए। नेहरू जी चाबी लेके? हाँ, मोदी जी ने 2014 के बाद में देश की 145 करोड़ जनसंख्या को पक्का मकान देने का काम किया, लेकिन गलती सिर्फ नेहरू जी की थी, वो चाबी लेकर भाग गए। मोदी जी ने 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी बनाई 2014 के बाद में, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नेहरू जी उसको भी लेकर घोषणा ही नहीं होने दी। पत्रकारिता सब कांग्रेस के लिए काम करने लगी। मतलब फिजूल की बात जो अंधभक्त करता है ना, मतलब देश बेचकर नीरो भागा, देश लूटकर नीरो भागा, सोता चौकीदार है, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। अब आप एक चीज बताइए भाई जी, कि जो पढ़ा लिखा होगा, जिसकी डिग्री ओरिजिनल होगी, वो चौकीदार बनेगा या फिर नौकरी करेगा? जवाब दे दीजिए। देना चाहिए। एक सवाल और है, क्या कहना चाहेंगे? गौतम गंभीर राजनीति से अलग कर रहे हैं खुद को। देखिए, उनका टिकट मुझे लगता है कि अंदरूनी जो रूप होगा ना, वो कट रहा होगा। टिकट कट रहा, बिल्कुल टिकट कट रहा है, इसीलिए उन्होंने कह दिया, दांव पेच खेल दिया।
कि अच्छा, अपनी मतलब मिमिक्री ना हो, हाँ। इससे पहले कह दो कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। यानी कि कहना आप चाह रहे हैं हाँ, कि मीठ मीठ गुप और तीत हाँ। तीत थूक, हाँ। पूतो मीठ भतरो मीठ कह के क्रिया खाई। ठीक उसी प्रकार गौतम गंभीर के साथ में हो रहा है। अच्छा, गौतम गंभीर ये अपनी इज्जत बचाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल। मतलब पार्टी ऑफिशियल तौर पे अनाउंसमेंट करते हैं कि हम टिकट काट रहे भाई हैं। देखिए, एक चीज हाँ। होता है कि अभी वो सांसद थे, हाँ। ठीक, अंदर वो रणनीति चलती है कि हाँ आपको टिकट इस बार नहीं मिलेगा, दूसरे को मौका देते हैं। तो वही हुआ होगा, तो उन्होंने कहा होगा अब इज्जत कैसे बचाई जाए, तो ऐसा कर देते हैं हम पार्टी मतलब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो अपना इमेज को मैनेज करने की मैनेज करने के लिए। बिल्कुल। कोशिश की है। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर वो चांद सितारों की बात करते हैं, कल तक बस्तियां लूटने वाले 24 में फिर सुधारों की बात करते हैं। तो साहब मोदी को वोट मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने 24 में दे दिया तो कुछ बचेगा नहीं। ये अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और 24 में गलती से आ गए तो आपके शरीर से आपका वतन छीन लेंगे। मोदी जी बड़े बड़े फैसले लेने जा रहे कौन सा हैं, भाई? बड़े बड़े फैसले लेने जा तो रहे हैं। मोदी जी ने कभी तीसरे टर्म में सदन में खड़े होकर कह दिया हम तीसरे देखिए, टर्म में बड़े बड़े मैंने क्या बताया कि $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी। मैंने क्या बताया कि मोदी जी हैं तो तीसरा क्या, 3000 टर्म तक आएंगे अगर ईवीएम है तो। घूम घुमा के आप ईवीएम पे पूरा बिल्कुल। दोष दे रहे हैं। क्योंकि देश की जो हाँ। व्यवस्था है ना, हाँ। जो चुनाव आयोग है, हाँ। वो चूना लगा हुआ आयोग हो गया, जो विपक्ष को चूना लगाने का काम कर रहा है। अब देश की इतनी बड़ी संस्था पे मतलब एक समझे इलेक्शन करवाता है हमारे देश में, आप उसको ऐसे चूना लगा कर मुझे याद है चंडीगढ़ मेयर चुनाव, हाँ। मुझे याद है, कई धांधलियां होती हैं भाई। अब बताइए, जो इतना छोटा चुनाव है अगर इसमें धांधली हो सकती है, तो इतने बड़े चुनाव में कितनी बड़ी धांधली होगी, पत्रकार महोदय आप बताइए। ठीक जी, धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ है अनुराग ओझा जी। जिस तरह से आपने देखा कि कैसे अपनी बात रखी ईवीएम को लेकर के अन्य मुद्दों पे, आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, मोहम्मद नजर 260।